गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग ना डिस्कस करते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स पे और डिस्कस करते हैं कौन कौन सा टॉपिक देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कोर इंडस्ट्रीज। भारत में कितने कोर इंडस्ट्रीज हैं, मतलब मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं जिस पर हमारी सार्वजनिक वाली, जिस पर हमारी गवर्नमेंट चलती है। ठीक, उसके बाद देखेंगे छठी अनुसूची, इसके बैकअप भी लेंगे छठी अनुसूची का। उसके बाद देन देखेंगे हम लोग साथ ही प्रोजेक्ट क्या है उसको भी देख लेंगे, और न्यूज़ में क्यों बनी रही परिवार भित्ति, ये क्यों न्यूज़ में बनी रही इसको भी देखेंगे हम लोग। देन आगे देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे राजा जी नेशनल पार्क, जीएसटी क्यों रहा चर्चा में, इसको देखेंगे। उसके बाद फिर एस्ट्रॉयड सिस्टम साइकिल, ये क्या है इसको देख लेंगे। और उसके बाद फिर अपन देखेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के संदर्भ में देख लेंगे ये क्यों न्यूज में बनी रही और कब आया, क्या है ये। ठीक, फोर्टिफाइड राइस देख लेंगे। उसके बाद फिर अपन देखेंगे सफ़र। उसके बाद फिर मलाबार अभ्यास, मलाबार एक्सरसाइज, और थोड़ा बैकअप भी लेंगे इससे कौन कौन सा और एक्सरसाइज है जो इंडिया करती है किसी और कंट्री के साथ। उसके बाद सागर इनिशिएटिव को देखेंगे, इसका स्टैंड देखेंगे फर्स्ट और सेकंड क्या है। उसके बाद फिर मुफ्त कानूनी सेवा, लीगल फ्री सर्विस कौन कौन सा है, किस व्यक्ति को दिया जाता है उसको देखेंगे हम लोग डिटेल से जानते हुए। उसके बाद फिर निकारा हुआ, ये क्यों रहा न्यूज में, इसको भी देख लेंगे, ये किस कंट्री कॉन्टिनेंट का। आइए एक एक पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले कोर इंडस्ट्रीज पे, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई देश है, ठीक, इसकी बीच में जो है जिसके अनुसार ये पूरा प्रक्रिया चलती है उसको क्या कहते हैं, कोर। ठीक ना। अब मेन मुख्य, ठीक, कोई जब तक कोई साइकिल का चक्का है, ठीक, धुरी वो घूमती है कैसे, उसके बैरिंग पे ही ना, उसी को क्या कहते हैं, कोर। ठीक, अब आगे देखते हैं कोर इंडस्ट्री, इसे जानते हैं और अन्य नाम से भी जाना जाता है, मुख्य उद्योग, सरकारी उद्योग या सार्वजनिक उद्योग, इस तरह का नाम से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मुख्य उद्योग, सरकारी उद्योग या सार्वजनिक उद्योग कोर इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात, हमारे या भारत में 8 मुख्य कोर उद्योग है। कितने? 8 सरकारी मेन, 8 मुख्य कोर उद्योग है। कौन कौन सा? एक पहला हो गया कोयला, दूसरा प्राकृतिक गैस, ठीक, उसके बाद कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ठीक, हाँ, इसका इंग्लिश नाम भी लिख लीजिएगा अंग्रेजी। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, ठीक, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल, रिफाइनरी उत्पाद, ठीक, और उसके बाद उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, ठीक, स्टील तो स्टील ही है, ठीक, सीमेंट, देन बिजली, ये हमारे मेन 8 जो है ना कोर इंडस्ट्रीज हैं। अब देखिए क्या हुआ इसमें, अभी जो है इसमें सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, इन उद्योगों में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल और रिफाइनरी का भार सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब जब हमारी जीडीपी बनती है ना तो इसमें सबसे ज़्यादा अंश इसका योगदान होता है कच्चा तेल का। मान लीजिए 60 रुपया इसका, 100 का, ठीक, और 60 रुपया इसका, तब तो जाके तैयार होता है। इस 100 में 60 रुपये ज़्यादा वेटेज होता है किसका, कच्चा तेल और रिफाइनरी का। क्योंकि क्या होता है ना कि ये हम सबसे बाहर से मंगवाते हैं, फिर सप्लाई भी तो गाड़ी मोटर वगैरह हम क्या चलाते हैं, किससे, तेल से ही ना, रिफाइनरी से। जी, आप देखते हैं आईआईपी में इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन में इसका जो सूचकांक शेयर होता है कितना होता है, 40% से अधिक होता है, 40% से ज़्यादा होता है, 40.6 दे देगा, कुछ भी दे देगा, बट याद रखिएगा 40% से ज़्यादा ना कि 42% से ज़्यादा। ठीक, लॉकडाउन के देखिए अब न्यूज़ में क्यों बना रहा, न्यूज़ में देखिए सब चीज़ में गिरावट आई, हर एक चीज़ों में, बट क्या हुआ इस दौरान, ये जो लॉकडाउन के दौरान इसमें मामूली सी गिरावट देखी गई, कितना 0.8% के दर से, और सब में देखते हैं हमारी जीडीपी स्त्रीक होकर कितना चल गई, 23% माइनस में चल गई। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक, और हाँ, इसमें से क्वेश्चन बनाएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कोर इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ ये 4 इसका नाम दे देगा, 3 और एक कोई अन्य नाम दे देगा, जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल दे देगा, ठीक, हाँ, ये जिप्सम दे देगा, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं 6th शेड्यूल। ठीक, मैंने ना कि हमारे कंट्री में कितने, मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूँ पॉलिटिकल लेक्चर में। ठीक, देखिए हमारे कंट्री में टोटल कितने, हमारे संविधान में कितने अनुसूची हैं, टोटल 12 अनुसूची है। ठीक, तो न्यूज़ में बना था 6ठी अनुसूची, इसीलिए 6ठी अनुसूची को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले देखिए न्यूज़ में ये क्यों बना रहा है, इस बात को पहले डिस्कस करते हैं।
क्या वो हाल में जो लद्दाख रीजन है ना, लद्दाख रीजन जो है वो बोला अपने आप को कि मुझे छठी अनुसूची के अंतर्गत डाल दीजिए, ठीक, हमारे सुख सुविधा छठी अनुसूची के अनुसार मिलना चाहिए। आइए जानते छठी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है। यह अनुसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा करता है। यह जो अनुसूची, छठी अनुसूची, अनुसूचित जनजाति लोगों की रक्षा करता है, ठीक। अनुसूचित जनजाति है, ना कि जाति, याद रखिएगा इस बात को। एक शेड्यूल कास्ट होता है, एक शेड्यूल ट्राइब होता है। ट्राइब जो होता है उनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ठीक। ये अनुसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा करता है। उसे आगे देखते हैं, इसे अपने क्षेत्र में स्वायत्ता प्रदान करता है, ठीक। मतलब इनको अपने क्षेत्र में कुछ भी करने का अधिकार होता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई आदिवासी है, अगर उनके क्षेत्र वो अपने वन से लकड़ियाँ काट रहे हैं तो उनको रोकिएगा, नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका जीवन यापन उसी के अनुसार होता है, ठीक। आगे देखते हैं, राज्यपाल संबंधित राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, जब मान लीजिए ये असम हुआ, ठीक, यहाँ का असम में जो राज्यपाल हैं, ठीक, वो अपने किसी भी एरिया को ये बता सकते हैं भाई ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यहाँ आप नहीं जा सकते हो, प्रतिबंधित लगा सकते हैं, ठीक। मेन उद्देश्य यही होता है। इन जनजातियों के लिए राज्यपाल जिला काउंसिल बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है ना, किसी भी प्रकार के काम को सुनवाई करने के लिए या फिर कुछ योजना का लाभ लेने के लिए, इसके लिए क्या बनाया जाता है, जिला काउंसिल बनाया जाता है। इसको डिस्ट्रिक्ट बार भी कहते हैं, ठीक, जिला काउंसिल बनाया जाता है। इन क्षेत्रों में संसद द्वारा बनाया गया विधि सामान्य रूप से लागू नहीं होते हैं, ठीक। मतलब जो भी पार्लियामेंट हमारी को लॉ बनाती है, क्या होता है किसी भी स्टेट में ऐसे ही लागू हो जाता है ना, तो इनके यहाँ जो है ना कुछ विशेष प्रावधान दिया जाता है, ठीक, और लागू भी नहीं होता। अगर इन संसद में पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाया गया, जैसे कि मान लीजिए अभी समलैंगिकता के अधिकार को लेकर के बनाया गया था कुछ दिन पहले बिल, तो वहाँ लागू नहीं होगा। अदरवाइज और स्टेट में लागू हो सकती है, बट वहाँ नहीं लागू। वहाँ लागू तभी होंगे जब वहाँ राज्यपाल चाहे तो इसमें संशोधन करके लागू कर सकते हैं। अगर राज्यपाल चाहेंगे कि हाँ भाई चलो यहाँ भी लागू होना चाहिए तो वहाँ भी लागू होता है, अन्यथा अदरवाइज नहीं लागू होगा। इस अनुसूची में देखिए, इस अनुसूची में जो है ना असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट आते हैं मात्र, याद रखिएगा ध्यान से। कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हाँ, इस अनुसूची में इसका अपना अपना काउंसिल है, इसका 3 है, त्रिपुरा का, ठीक, मेघालय का 3 है। सब काउंसिल का कमेंट करके बताइएगा नाम कौन सा काउंसिल। आप देखिए, आप थोड़ा बैकअप ले लेते। 5वीं अनुसूची में यह प्रावधान पर्वतीय राज्यों के लिए किया गया, खास करके देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी राज्य है, हाँ ठीक, उसके लिए, और अपना जम्मू कश्मीर उनके लिए। आप आइए आगे अब देखते हैं अगला नेक्स्ट, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं साथी प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल एक्शन ह्यूमन ट्रांसफरिंग प्रोग्राम, ठीक। आइए देखते हैं इसमें क्या, यह प्रोग्राम जो है ना कब लाया गया था, यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा 2017 में लाया गया था, ठीक। कब, 2017 में। यह प्रोग्राम कितना, 3 फेज में चलेगा, कितने, 3 फेज में, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा प्रणाली एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना, ठीक, सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा, क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों वर्ड, ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। इसे पायलट प्रोग्राम के तौर पर शुरुआती तौर पे कहाँ से शुरू किया गया, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश से लागू किया गया था। फिर आगे देखते हैं, न्यूज़ में क्यों ये बना रहा, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने ये कहा कि जहाँ पर 20 छात्रों से, जिस स्कूल में 20 छात्र से कम संख्या है, उनको एक साथ मिलाकर एक बड़ी स्कूल बनाया जाए, ठीक। तो ऐसे 15 जिलों में 8000 स्कूलों की पहचान की गई, इसीलिए ये न्यूज़ में बना रहा। तो खास कर में इसमें देखना है, ये 7 प्रोजेक्ट है क्या, ये क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आई। और दूसरा, इसको कौन लॉन्च किया है, नीति आयोग द्वारा, कब, 2017 में, ठीक। और अभी फिलहाल न्यूज़ में क्यों बना रहा, क्योंकि उड़ीसा के गवर्नमेंट, कहाँ के, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने 8000 स्कूलों की पहचान की, जिसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 20 से कम है,
और उनको जहाँ 20 से कम छात्रों की संख्या उसको एक साथ मिला दिया जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। आइए अपन जानते हैं कोरल ड्रिप के बारे में, प्रवाल भित्ति। ठीक, सबसे पहले इसका टेम्परेचर वायुमंडलीय दशाएं क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रवाल भित्ति का प्रजनन 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे होती है। ठीक, याद रखिएगा, टेम्परेचर इससे लो या एबव हुआ तो प्रवाल मर जाएगा। ठीक, इससे ना ये टेम्परेचर ज़्यादा सहन कर सकता है, ना इससे टेम्परेचर कम में ये जीवित रह सकते हैं, मर जाएंगे। या खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। ठीक, ये जो होता है ना, खारे पानी, सलाइन वाटर चाहिए इसके लिए, ना कि शुद्ध। आप देखते हो जहाँ पे शुद्ध वाटर होगा ना, जहाँ शुद्ध पानी जाएगी ना, वहाँ पे ये जीवित रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे वहाँ पे। ठीक, इसके लिए क्या चाहिए, खारा पानी चाहिए। उसके बाद प्रवाल जुजंतली के कारण रंग बिरंगे दिखते हैं। आप देखते होंगे, जब डिस्कवरी चैनल देखे होंगे ना, उस पर देखते होंगे समुद्र में दिखाता है ना, तरह तरह का वो चमकते रहता है, झिकमिक झिकमिक। हाँ, तो वही जो है ना, रंग बिरंगे जुजंतली के कारण। जुजंतली एक प्रकार का पौधा होता है, मतलब कीड़े टाइप की। ठीक, जीवाणु है, उनके कारण, ये जुजंतली के कारण प्रवाल रंग बिरंगे होते हैं। ठीक, जुजंतली प्रकाश संश्लेषण और प्रवाल के अपशिष्ट से प्रवाल को रंग प्रसारित करते हैं। अब जो कि ये पता है ना, जुजंतली एक पौधा है जो समुद्र में रहता है। ठीक, ये जो है ना, इस तरह का पौधा होता है, समझ, और इसी के अंदर ये अपना प्रवाल रहते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य से रोशनी ऑब्जॉर्व करके, और जो प्रवाल का जो अपशिष्ट होता है उनका दोनों के संयोजन से ये फिर स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च बना के फिर ये कलर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको, प्रवाल को। तभी वो रंग, कोई हरा, कोई नीला, कोई ब्लू, इसी तरह का दिखता है ना, पीला। देखिए, भारत में कहाँ कहाँ प्रवाल पाए जाते हैं। भारत में प्रवाल कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये 5 जगह पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए अब मैप में समझ लीजिए। ये मान लीजिए नक्शा, ठीक है, भारत का। ये जो हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, कच्छ की खाड़ी। ठीक, और ये क्या हो गया, हमारी खंबात की खाड़ी। ये क्या हो गया, हमारा लक्षद्वीप। ठीक, देन ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार। ठीक, और ये हो गया हमारा खंबात की खाड़ी। ये 5 जगह प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। इस चीज़ को मैप से अगर मैपिंग कर लीजिएगा ना, तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये प्रवाल भित्ति न्यूज में क्यों बना रहा है जानते हैं। अभी जो है ना, ये वाला एरिया, मुंबई वाला, खंबात की खाड़ी वाला, यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है। ठीक, इसीलिए ये न्यूज में बना रहा था। ठीक, यहाँ पे प्रवाल का क्षति होगा ही, स्वाभाविक सी बात, कंस्ट्रक्शन होगा तो टूटेगा ही। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता की प्रतिमा। एकता की प्रतिमा क्या होता है ना, हर एक ईयर हम लोग क्या करते हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ की जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या मनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं। ठीक ना, हाँ, यूनिफॉर्मिटी डेज या यूनिटी कहिए। हाँ, ये क्या थे ना, हमारे पहले गृह मंत्री थे जो 500 से 550 से अधिक रियासतों को एकीकरण किए थे, अपने देश में मिलवाए थे। ठीक, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़ के। हाँ, उसको बाद में सैनिक कार्रवाई किया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, पहली बात तो ये, ठीक, कंफर्म। दूसरा, इसकी कुल ऊंचाई जो है ना, कुल ऊंचाई 182 मीटर है, जिसमें 50 मीटर का चबूतरा। जैसे मान लीजिए ये जो हमारी प्रतिमा है ना, ये मान लीजिए ये हमारी प्रतिमा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 132 मीटर का है। ठीक, और ये जो है ना, ये चबूतरा, इस पे ये सिर्फ 50 मीटर का है। ये हमारा 50 मीटर का है। ठीक, इसीलिए होता है कि इस प्रतिमा को राल्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनवाया था। कौन बनवाया था, कौन काम किए थे, राल्सन एंड टर्बो में। जानते हैं, ये जो प्रतिमा बनी ना, ब्रॉन्ज, पीतल उतल तो लगा ही, मतलब किसान का जो हल था ना, वो भी इसमें लगा, तब जाके ये प्रतिमा बनी। यह गुजरात के केवड़िया जिला, साबरमती नदी में है। ठीक, ये प्रतिमा कहाँ है, गुजरात के केवड़िया जिला में। ठीक, इसे संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ के 8 अजूबों में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, किसमें, एससीओ में, संघाई सहयोग संगठन में, किसमें, एससीओ में इसे 8 अजूबों में जोड़ा गया है। ठीक, ना कि विश्व का जो 7 वंडर थे ना, उसमें नहीं। ठीक ना, अब इसको लगा के 8 हो गया, विश्व वर्ल्ड का कितना हो गया,
वर्ल्ड में कितने सेवन वंडर्स हैं? टोटल 8 है, समझे? आश्चर्यजनक चीज़ें इसको कहते हैं ना। कितने हैं? ये जो प्रतिमा बनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लगा करके टोटल 8 हो गए, ठीक। तो ये जो 7 8 थे ना, इसमें नहीं जोड़ा गया, विश्व के नहीं, ये जोड़े गए। 8वां प्रतिमा किसका है? ये शंघाई सहयोग संगठन का। याद रखिएगा इस बात को, बार बार कहते हैं। किस में जोड़ा गया? शंघाई संगठन, इसीलिए नोट में लिख दिए इसे मैं। इसे विश्व के 8 अजूबों में नहीं जोड़ा गया। किस में? विश्व के 8 अजूबों में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 45 राइट्स एंड आईपीसी के बारे में। ये देखते हैं राजा जी नेशनल पार्क, समझे? ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ? अपना एक डिस्ट्रिक्ट है ना, कब मतलब स्टेट है ना, कब बना था उत्तराखंड? कमेंट करके बताइए। देखिए, इस पार्क का नाम श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। श्री राजगोपालाचारी कौन थे? हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। नेशनल मूवमेंट में इनका काफ़ी योगदान रहा। एक होता ना, एक इन्होंने एक अपना फार्मूला भी दिया था हिस्ट्री में, गोपालाचारी फार्मूला, याद कीजिएगा, ठीक। प्यार से इन्हें लोग राजा जी बोला करते थे। क्या? राजा जी। इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? राजा जी नेशनल पार्क। देखिए, पहले ये पार्क 3 रेंज में बटा, 3 भाग में बटा था। कौन कौन सा? राजा जी, मोतीचूर और चिला में बटा हुआ था, ठीक। 1993 में तीनों को मिलाकर क्या कर दिया गया? राजा जी नेशनल पार्क नाम रख दिया गया, ठीक। उसके बाद यह कौन से रेंज में आता? शिवालिक रेंज में। हमारे हिमालय कितने भागों में बटा? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर पंजाब रेंज वगैरह कहते हैं, ठीक। इसी में जो बना हुआ ना, कौन सा? यह शिवालिक रेंज में पड़ता है। अभी देखिए न्यूज में क्यों रहा, हाल में हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा कि भैया आप वहाँ जो एयरपोर्ट बना रहे हो ना, उत्तराखंड में बन रही है ना, तो उस ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो हमारे नेशनल पार्क का एरिया है उसको आप क्षति नहीं पहुँचाइएगा। इसी को लेकर के ये न्यूज में बना रहा, ठीक। तो ये कहाँ पे है? राजा नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये रखिएगा। और इसी किसके नाम से है? ये श्री राजगोपालाचारी के नाम से, ठीक, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसको कब बनाया गया? 1993 में, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, आईपीसी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। जीएसटी अभी न्यूज में रहा था बना हुआ, समझे? कोरोना मेनली क्या था, सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के दौरान पहली बार भारत सरकार 1,05,155 रुपये का टैक्स वसूला इस फाइनेंस वित्तीय वर्ष 2020-21 में, पहली बार, ठीक। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जीएसटी, देखिए जीएसटी को कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। यह कौन सा अमेंडमेंट था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक। हाँ, और ये जो है ना पूछ देता है मतलब जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा भैया मेरे, 1 जुलाई, ठीक। हाँ, ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो 101वां संविधान संशोधन था। देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार पहली बार अक्टूबर माह में, सरकार अभी कोरोना काल को लेकर के यहाँ अक्टूबर में क्या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक। अक्टूबर माह में कितना? 1,05,155 करोड़ रुपए का कर उद्गृहित किया, मतलब टैक्स वसूले हैं, ठीक। जीएसटी। देखिए कर उद्गृह में इस वर्ष जो है ना, इस वर्ष कितना का वृद्धि दर है? 10.2 का वृद्धि दर, मतलब इतना प्रतिशत अधिक इस बार कर वसूला गया, ठीक। 10.2%, मतलब पिछले साल की तुलना में भी। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश कितना? 26% वसूले हैं, ठीक। और झारखंड 23% और राजस्थान 22%। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन वसूले हैं कर इस बार? अनलॉक की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश कितना? 26%। इसका 26% और इसका 26%। उसके बाद फिर ये क्या हो गया? झारखंड वसूले हैं कितना? 23%। और राजस्थान की सरकार कितना? राजस्थान से टैक्स आया तो 22%। आइए एस्ट्रॉयड साइके के बारे में 16 साइके जानते हैं। आप तो जानते हैं एस्ट्रॉयड कहाँ पे मिलता है? एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह के मतलब दोनों के तरफ से, उधर से आइए बायां तरफ 4 और इधर से जाइए दायां तरफ से 4, चारों के बीच में मिलता है क्षुद्र ग्रह। कहने का मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, ठीक। और देखिए, हाँ हो गया, समझ गए क्लियर? मैंने इसको डिस्कस कर रखा है बढ़िया से। क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, उसको देख लीजिएगा अगर इन चीज़ को समझना, ठीक। इसे 1853 में एस्ट्रॉयड 16 साइके जो है इसको कब खोजा गया?
तो 1853 में खोजा गया था। अब ये न्यूज़ के स्टैंड में क्यों रहा? हाल में नासा ने क्या किया, अपना रिपोर्ट जारी किया, उसमें उन्होंने बताया ये जो हमारा एस्ट्रॉयड है ना पूर्ण रूप से धात्विक है। ठीक, ऐसे होता है ना कि उसमें बहुत सारा मिलावट होते हैं एस्ट्रॉयड में, कुछ गैसिया हो जाते हैं, कुछ जैसे मान लीजिए पुच्छलदारा वगैरह। ठीक, उस तरह का नहीं, ये क्या है, टोटल तरह से ये ठोस है, धातु का बना हुआ। ठीक, अगर ये किसी से हीट होगा तो क्या होगा सोच लीजिए। ठीक, आइए फिर हम लोग देखते हैं भारतीय दंड संहिता। कहने का मतलब आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड क्या है ये। देखिए सबसे पहले ये भारत में जो है ना 1833 के चार्टर एक्ट में इसका प्रावधान था, समझे, और इसे लागू कब किया गया? 1834 में कानून आयोग के सिफारिश पे बोला गया। मेन रीजन भी वहाँ था ना, वहाँ देखिए उस समय क्या था, दास प्रथा था, बाल विवाह था, इन सबको उन्मूलन के लिए भी लाया गया था। ठीक, भारत में इसे कब लाया गया? भारत में इसे 1834 में कानून आयोग के सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक, इस कानून आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ये मत सोच लीजिएगा कि इसके अध्यक्ष विलियम बेंटिक हो गए, नहीं, विलियम बेंटिक वो गवर्नर थे, वो गवर्नर थे भारत के पहले, भारत के पहले गवर्नर थे, याद रखिए, पूरे भारत के, ना कि बंगाल। मैंने पॉलिटी को भी अच्छा से सबको डिस्कस किया, वहाँ भी देख लीजिएगा। यह कानून 1862 में भारतीय रियासतों को छोड़कर सभी ब्रिटिश प्रांत पे लागू हुआ था। ये जो कानून हुआ था ना, भारतीय जो होते हैं, भारतीय रियासत हमारे जो महाराजा थे, जैसे मान लीजिए हैदराबाद, निजाम, पटियाला के महाराजा, या फिर जूनागढ़, बहुत मतलब वेरियस रियासत थे ना, तो उसमें उनमें लागू नहीं हुआ था, उसी में लागू हुआ था जहाँ पे ब्रिटिश अधिपत्य था, ब्रिटिश अपना कब्जा जमा रखे थे, उन्हीं प्रांतों में ये कानून लागू हुआ था। याद रखिएगा इस बात का ध्यान। कब लागू हुआ था? 1862 में। क्या? भारतीय दंड संहिता। अभी ये न्यूज़ में क्यों बना रहा? अभी जो हमारे गृह मंत्रालय है ना, होम मिनिस्ट्री ने बोला वेरियस स्टेट, अपने सारे स्टेट को, कि भैया इसमें ये बहुत पुराना कानून हो गया, इसमें बदलाव हेतु कुछ अपना अपना सजेशन भेजिए। तो बस इसी को लेकर के ये न्यूज़ मेरा बना। ठीक, आगे हम देख लेते हैं सफ़र देख लीजिए। यह एक राष्ट्रीय नवाचार है, ठीक, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है? पुणे में, ITCZ, अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर। ठीक, यह मेट्रो सिटी में वायु गुणवत्ता जारी करता। कहाँ पे? मेट्रो सिटी में, महानगर में, महानगर शहरों में ये वायु की गुणवत्ता को मापता है। ठीक, और इसके द्वारा एवरीडे, प्रत्येक दिन AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। मैंने पीछे भी बता रखा है कौन से कैटेगरी में क्या आता है। ठीक, और फिर हम लोग देख लेते हैं फोर्टिफाइड राइस। तो ये आज लास्ट देख लेते हैं लेक्चर, उसके बाद बाकी बात सागर वगैरह वाला कल देखेंगे। ठीक, फोर्टिफाइड राइस, ठीक, मतलब टूटे हुए चावल। ठीक, फोर्टिफाइड राइस, इसे भारत सरकार द्वारा 2020 में लाया गया, 2019 में लॉन्च किया गया था। कब? फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसको मिला दीजिए ना साथी प्रोग्राम से। ठीक, इसे 3 वर्षों के लिए मिड डे मील के साथ 112 जिलों में प्रारंभ करना था। शुरुआती तौर में जो था ना, ये सरकार जब लाई थी 2019 में इसको, इस स्कीम को, तो उसमें कहा गया था ना मिड डे मील के साथ बच्चों को दिया जाए 112 जिलों में, भारत के 112 जिलों में। ठीक, तो वो वहाँ से आप देखिए इससे क्या होगा। सबसे बड़े, इससे बच्चों की एनीमिया की शिकायत दूर होगी। फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा ना, इससे ना बच्चों में जो खून की कमी होती है ना, उसकी शिकायत दूर होगी। खून की कमी से क्या होता है? शरीर में चक्कर आना, चेस्ट में दर्द करना, पूरा बदन में दर्द करना। ठीक, यही सब होती है, बहुत तरह की वेरियस बीमारी भी हो जाती है। ठीक, खून की कमी से। आगे देखते हैं। पायलट तौर पर यह गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। कौन कौन से स्टेट में? देखिए, पायलट तौर पर यह गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। जानते हैं ये तो नहीं क्या, मतलब पूरे राज्य को, टोटल राज्य को, इसमें भारत के सभी राज्य को भागीदारी लेना चाहिए। बहुत बढ़िया स्कीम है। फोर्टिफाइड राइस, टूटे हुए चावल को पीस कर पोषक तत्वों के साथ मिलाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इसे बीज या अनाज के साथ 1:100 में मिलाया जाता। 1:100 में मिलाया जाता। मान लीजिए 100 किलो गेहूँ है
तो 1 kg जो है ना, 1 kg फोर्टिफाइड राइस उसमें मिला देंगे जब आटा पीसेंगे तो, ठीक, पीस के उसके साथ मिला देंगे। देखिए फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है, विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड मिलाया रहता है, ठीक। इसे गुठली बनाकर चावल का आकार बना दिया, जब इसको पीस देते हैं ना, पाउडर बनाते हैं, सबके साथ मिला के विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड, इसको फिर छोटे छोटे चावल के आकार के दाने में बना दिया जाता है गुठली इसका, ठीक। इसे देखिए दूध, गेहूँ, एडिबल ऑयल और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, इसे लाना चाहिए और बच्चों को दिया जाना चाहिए मिड डे मील स्कीम में। या फिर आप देखते हैं फिर आंगनबाड़ी वाला केंद्र चलता है, उस चावल गेहूँ बच्चों को देते हैं ना, उसमें आप देख सकते हो। उससे क्या होती है, खून की शिकायत नहीं होगी बच्चों में, और खून की शिकायत नहीं होगी तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, ठीक। खैर, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जुड़े रहिए, जहाँ ज़रूरत होगा मैं आपको ले चलूँगा और हमेशा चर्चा करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।